चले बेटा ध्यान दें, लिखें बेटा कॉपीज में। ये कंसोलिडेशन का आपका लास्ट लेक्चर है। लिखें कॉपीज में डिविडेंड एडजस्टमेंट। डिविडेंड एडजस्टमेंट। डिविडेंड एडजस्टमेंट। लिखे बेटा, डिविडेंड आर दी पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। लिखना शुरू करें। डिविडेंड आर दी पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स which is given to shareholders. Dividend are the part of profits which is given to shareholders, which is given to shareholders as their reward. Dividend are the part of profits which is given to shareholders as their reward, as their reward for investing. पैसा इन्वेस्ट करने पर सामने वाली कंपनी से आपको डिविडेंड जो वो मिलता है। डिविडेंड आर दी पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स दैट इज गिवन टू शेयर होल्डर्स एज देयर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के रूप में मिलता है फॉर इन्वेस्टिंग। लेकिन डिविडेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। डिविडेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं। पहला फाइनल डिविडेंड एंड दूसरा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम वर्ड के साथ लिख लेना इन टर्म। ये इंटरिम वर्ड आया है इन टर्म से, मतलब टर्म के बीच में। देखिए बेटा, मान ले कि ये पिछला साल है और ये आपका करंट ईयर है, ये आपका ये वाला साल है। बेटा पिछले साल के आखिरी दिन कंपनी अपना पीनल अकाउंट बनाती है और पीनल अकाउंट से कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। मतलब जो आपका पिछला साल चल रहा है, कंपनी इस साल के आखिरी दिन अपना पीनल अकाउंट बनाएंगे, इससे नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। पीनल अकाउंट बनाने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा, बैलेंस शीट बन जाएगी। 1-1.5 महीने बाद कंपनी की एजीएम होगी। आपने सुना होगा एजीएम के बारे में। एजीएम में आके कंपनीज जो है अपने डिविडेंड को प्रपोज करेगी, डिक्लेयर करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपने पिछले साल का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि वो साल के आखिरी दिन निकलता है, तो उसका डिविडेंड जो होगा प्रपोज और वो जो डिक्लेयर होगा वो अगले साल में ही होगा, क्योंकि यहां पे ये साल तो खत्म हो चुका। इसका मतलब अगले साल में जाके पहले कंपनी डिविडेंड को प्रपोज करती है। प्रपोज करने का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। मान लीजिए कंपनी ने कहा कि मैं 10% डिविडेंड दूंगी। इसका मतलब कंपनी कह रही है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि 10% डिविडेंड आपको मिलेगा। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। फिर एजीएम में आपके सामने ये प्रपोजल रखा जाएगा और आप एज अ शेयर होल्डर इस बात का जो है वोट दोगे। मान लीजिए आपने वोटिंग कर दी यस, और मेजॉरिटी लोगों ने बोल दिया कि हाँ हमें मंजूर है 10% डिविडेंड, तो कंपनी एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और आपको ये आने वाले समय में डिविडेंड जो है ये मिल जाएगा। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जो ये डिविडेंड आपको मिलेगा, ये डिविडेंड करंट ईयर का नहीं है। ये डिविडेंड कौन से साल का होगा? प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये पिछले साल के प्रॉफिट में से मिल रहा है। तो ये किस साल का? ये पिछले साल के प्रॉफिट का है। जब ये पिछले साल के प्रॉफिट का डिविडेंड होता है तो ऐसे डिविडेंड को नाम दिया जाता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का अपने आप में मतलब ही यही है कि ये डिविडेंड इस साल का नहीं है, ये डिविडेंड आपका जो पिछले साल आपने काम किया था ये उसके लिए मिल रहा है। फिर से दोबारा से मान लीजिए अगर ऐसा हो, अगेन ये पिछला साल है, यहां पिछला साल जैसे ही खत्म हुआ, कंपनी ने साल खत्म होने से पहले ही, मतलब अपना प्रॉफिट निकलने से पहले ही डिविडेंड दे दिया। कंपनी ने कहा कि ये लो भाई साहब, आप लोगों को आपका डिविडेंड जो हम दे रहे हैं। शेयर होल्डर पूछ रहे हैं आपका तो अभी तक प्रॉफिट ही नहीं आया। कंपनी कह रही है हम अपनी जेब से दे रहे हैं, आप चिंता मत करो। मतलब प्रॉफिट निकालने से पहले ही कंपनी ने आपको डिविडेंड दे डाला। अब देखा जाए तो ये डिविडेंड जिस साल में मिल रहा है उसी साल का कहला रहा है। ऐसे डिविडेंड को नाम क्या दिया जाता है? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का बस एक ही फर्क है, फाइनल डिविडेंड जिस साल में दिया जा रहा है उस साल का नहीं होता, पिछले साल का होता है। इंटरिम डिविडेंड जिस साल में दिया जा रहा है उसी साल का होता है। तभी इसका नाम क्या रखा हुआ है? इन टर्म डिविडेंड।
इन टर्म मतलब मैं जिस साल में पे कर रहा हूं ये उसी साल का। बात समझ में आती है? मान लीजिए अगर मैं इसी चीज को बोलूं आपके इनकम टैक्स के लिए, आप पिछले पूरे साल काम करते हो, पिछले पूरे साल आखिरी में काम करके प्रॉफिट निकलता है, और इस प्रॉफिट के ऊपर आप सरकार को टैक्स इस साल में देते हो। लेकिन क्या ये टैक्स इस साल का है? नहीं, ये टैक्स किस साल का है? पिछले साल का। सेम चीज अपने पास डिविडेंड में है। डिविडेंड में आपने पूरे साल काम करा, साल के आखिरी में प्रॉफिट निकला, कंपनी ने डिविडेंड का प्रपोजल रखा, डिविडेंड डिक्लेयर भी हो गया और आगे जाके पे हो गया। तो ये डिविडेंड इस साल का नहीं है, ये डिविडेंड किस साल का कहलाएगा? पिछले साल का। और अगर आपने डिविडेंड इस साल में करंट ईयर का ही दे दिया तो फिर वो कौन सा डिविडेंड कहलाएगा? आपका इंटरिम डिविडेंड। अपनी कॉपीज में कहीं पे लिख लेना, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड पेड इन बिटवीन ईयर फॉर करंट ईयर। ये वो डिविडेंड है जो कि आप पे करते हो इन बिटवीन ईयर, और वो भी करंट ईयर के लिए, फॉर करंट ईयर। डिविडेंड पेड इन बिटवीन ईयर फॉर करंट ईयर। और फाइनल डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड पेड फॉर प्रीवियस ईयर। पिछले साल का अगर आपने कोई भी डिविडेंड पे करा है तो वो आपका फाइनल डिविडेंड है। तो डिविडेंड दो प्रकार के हैं। फाइनल डिविडेंड का मतलब है पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड का मतलब है इसी साल का और इसी साल में मिल गया। आपको प्रॉफिट निकालने से पहले ही कंपनी ने बोल दिया लो भाई अपना डिविडेंड लो। हमारे कंसोलिडेशन में दोनों डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। लिखा बेटा? एग्जाम्पल लिखें, एक एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल लिखें। ये होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है, इसमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड ₹4 लाख की, और ये सब्सिडरी लिमिटेड की बैलेंस शीट है, इसमें इनकी शेयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख की। यहां पे कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कितने शेयर्स? यहां पे लिख लेना 45,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। नीचे लिखा है एस लिमिटेड अनाउंसेस 10% डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम, जो कि एजीएम में डिक्लेयर हो गया। एस लिमिटेड अनाउंसेस 10% डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम। बेटा सब्सिडरी के पास 5 लाख की शेयर कैपिटल है, जब कुछ नहीं बोला जाता तो शेयर हमेशा 10 का होता है। इसका मतलब सब्सिडरी के पास जो टोटल शेयर है वो कितने हैं? 50,000, जिसमें से हमने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं? 45,000। तो क्या ये बात समझ में आती है कि जो होल्डिंग का शेयर है या जो पेरेंट का शेयर है वो 90% है? ये तो हम पहले भी करते थे भाई। उनकी 5 लाख की शेयर कैपिटल है, हर शेयर 10-10 रुपए का है, तो उनके पास टोटल शेयर कितने हैं? 50। और हम लोगों ने अपने पास जो उसमें से शेयर होल्ड कर रखे हैं वो कितने होल्ड कर रखे हैं? 45। इसका मतलब 90% होल्डिंग जो है वो हमारी है। ठीक है, बताएं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की होल्डिंग कितनी होगी? जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की होल्डिंग है वो बची भी होगी, यानी कितनी होगी? 10%। ठीक है भाई। अब लिखें डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड। एस लिमिटेड ने कितना डिविडेंड दिया? तो एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 5 लाख, और उन्होंने 5 लाख का 10% डिविडेंड दिया होगा, यानी कितना डिविडेंड दिया होगा? 50,000। बेटा डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल पे होता है। अगर इस कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख है और ये 10% डिविडेंड दे रही है, तो इसने डिविडेंड आपको कितना पे किया होगा? 50,000। अब इसी में लिखें डिविडेंड रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड। थोड़ा कॉमन सेंस से जवाब देना बेटा। एस लिमिटेड जितना भी डिविडेंड दे रही है, क्या ये पूरा एच लिमिटेड को मिल जाएगा या कुछ हिस्सा मिलेगा? कितना हिस्सा मिलेगा? जब मैं सामने वाली कंपनी में शेयर्स की होल्डिंग कितनी रख रहा हूं? 90%, तो मुझे डिविडेंड भी कितना मिलेगा? 90%। इसका मतलब अगर ये 50,000 का डिविडेंड दे रहे हैं तो उसमें से 90% डिविडेंड किसको मिलेगा? अपने पास होल्डिंग कंपनी। बेटा होल्डिंग कंपनी ने पैसा लगाया सब्सिडरी में, तो अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड दे रही है तो जाहिर सी बात है होल्डिंग के पास डिविडेंड आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि डिविडेंड पूरा नहीं आएगा, डिविडेंड सिर्फ उतना ही हिस्सा आएगा जितनी होल्डिंग मेरे पास है। अगर मैंने आपकी कंपनी के अंदर 70% शेयर होल्ड कर रखे हैं तो मुझे डिविडेंड भी तो 70% शेयर का मिलेगा।
मुझे डिविडेंड 100% का थोड़ा ना मिल जाएगा। इसलिए अगर मैंने 90% होल्ड करा हुआ है तो डिविडेंड भी कितना मिलेगा, 45,000। ओके, पक्का। ये जो डिविडेंड है, क्या ये डिविडेंड फाइनल है या फिर ये डिविडेंड अपने पास जो इंटरिम डिविडेंड है? क्वेश्चन ने हमें कुछ बताया नहीं है। क्या ये डिविडेंड फाइनल है या फिर इंटरिम है? तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, साइलेंट होता है, आपने हमेशा मानना ये कौन सा डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड। आपने हमेशा ये अज्यूम करना है कि ये डिविडेंड फाइनल डिविडेंड। वैसे क्वेश्चन हमेशा आपको बता देगा, लेकिन अगर आपको कभी नहीं बताया तो आपने हमेशा ये अज्यूम करना है कि डिविडेंड फाइनल डिविडेंड होगा। साइलेंट केसेस के अंदर डिविडेंड हमेशा पिछले साल का होता है, करंट ईयर का डिविडेंड कभी भी नहीं होता। ओके, एंड लास्ट चीज, क्या ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है? डिविडेंड भी यहां पे अपने पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन? देखें बेटा, ये पूरा साल है, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है? थोड़ी कॉमन सेंस है यहां पे जो जवाब देना। ये पूरा साल है, 1 अप्रैल 19 को शुरू हो रहा है और 31 मार्च 20 को खत्म हो रहा है। कंपनी ने जो सामने वाली कंपनी में पैसा लगाया, मतलब होल्डिंग ने जो सब्सिडरी में पैसा लगाया, वो 1 जुलाई 19 को लगाया। ठीक है भाई, मैं आपसे कह रहा हूं सब्सिडरी लिमिटेड ने डिविडेंड यहां दिया है, यहां पे सब्सिडरी लिमिटेड डिविडेंड दिया। अब मैंने आपको यह लिखवाया कि अगर डिविडेंड कुछ नहीं बोला जाता तो ये फाइनल डिविडेंड है। तो आप लोग बताओ, ये फाइनल डिविडेंड क्या इस साल का होगा या पिछले साल का होगा? क्योंकि नाम में ही लिखा है फाइनल डिविडेंड, इसका मतलब इस साल का तो हो ही नहीं सकता। ये डिविडेंड किसका होगा, पिछले साल। अब ये सोचो, अगर ये डिविडेंड इस साल का, पिछले साल का है, तो क्या ये एक्विजिशन डेट से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है? पहले। तो इस डिविडेंड को अपने पास क्या नाम दिया जाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मान लीजिए अगर मैं कुछ ऐसा कहता, लिखना नहीं, मैंने आपसे कहा ये 1 अप्रैल 19 है, अगेन ये 31 मार्च 20 है, हमने यहां पर आके जो शेयर्स हैं वो एक्वायर करे हैं 1 जुलाई 19 में। अब कंपनी ने क्या करा, साल के आखिरी दिन प्रॉफिट निकाला, उसके बाद एजीएम हुई, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसके बाद डिविडेंड जो आगे जाके पे हो गया। अगर ध्यान से देखेंगे, डिविडेंड इस साल में, मतलब जो हमारा करंट ईयर खत्म हुआ है उसके बाद यहां पर पे हो रहा है। तो क्या ये डिविडेंड इस साल का होगा या इस साल का होगा, मतलब आगे वाले का? मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया ये करंट ईयर, इसको मैं नाम दे दिया प्रीवियस ईयर, तो ये डिविडेंड करंट ईयर का होगा या प्रीवियस ईयर का होगा? इसका मतलब जो ये डिविडेंड आपको मिल रहा होगा वो इस साल का है। अब इस साल में हमारा जो क्वेश्चन है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक प्री में और एक किस में, पोस्ट में। मान लीजिए पूरे साल का डिविडेंड जो है लेट्स से 90,000 है, तो मैं 3 महीने का डिविडेंड किसके अंदर काउंट करूंगा, प्री एक्विजिशन, और जो मैं 9 महीने का डिविडेंड है वो किसके अंदर काउंट करूंगा, पोस्ट एक्विजिशन। आपका क्वेश्चन आपको कभी बताएगा नहीं कि डिविडेंड आपका प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन, ये आपने सोचना है कि वो डिविडेंड प्री है या फिर पोस्ट है। मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन ऐसा दे दूं, लेट्स से मैंने आपको बोला ये पूरा साल है, 1 अप्रैल 19, ये 31 मार्च 20, मैंने आपसे कहा कि ये डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई 19, और मैंने आपसे कहा कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है यहां, लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड है। अब आप बताओ, अगर कंपनी ये डिविडेंड दे रही है, क्या ये इस साल का डिविडेंड होगा, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, या ये पिछले साल का डिविडेंड होगा, ये मैं 2 बोल रहा हूं? ये 1 का होगा, 2 का होगा? क्योंकि ये डिविडेंड कौन सा है, इंटरिम डिविडेंड। अगर ये 1 का है, इसका मतलब ये इस पूरे साल का डिविडेंड है। बात समझ में आती है? और इस पूरे साल में से इतना हिस्सा किसके अंदर काउंट हो जाएगा, प्री में, और ये बाद वाला हिस्सा किसके अंदर काउंट हो जाएगा, पोस्ट। बात समझ में आई? मान लीजिए अगर मैं ऐसे बोलूं, मैंने आपसे कहा ये पूरा साल है, 1 अप्रैल 19, ये 31 मार्च 20, कंपनी ने पैसा यहीं लगाया, 1 अप्रैल 19 में ही लगाया, कंपनी ने साल खत्म होने से पहले यहां पे डिविडेंड दे दिया, ये इंटरिम डिविडेंड। तो बताओ ये इंटरिम डिविडेंड ये 19-20 साल का होगा या पिछले साल 18-19 का होगा? ये डिविडेंड इस साल का होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये इस साल का डिविडेंड है तो इस पूरे साल के अंदर पीरियड प्री पोस्ट में बट रहा है या सारा ही पोस्ट में आ रहा है? क्योंकि हमने साल के पहले दिन ही क्या कर लिया था, एक्वायर। ये पूरे का पूरा पीरियड किसमें काउंट हो रहा है, पोस्ट में। अगर ये पोस्ट में तो ये डिविडेंड भी कौन सा बन जाएगा, पोस्ट डिविडेंड। बात समझ में आई? मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं ये डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड नहीं था, ये फाइनल डिविडेंड था, क्या अब ये डिविडेंड 19-20 का है या 18-19 का है? अब ये पूरा डिविडेंड पिछले साल का है। क्या ये पिछले साल का डिविडेंड है तो एक्विजिशन से पहले आ रहा है या एक्विजिशन के बाद आ रहा है? बाद में नहीं, पहले आ रहा है।
जिस साल का मिल रहा है अपने पास, किस साल के लिए मिल रहा है? पिछले साल के लिए। तो इस डिविडेंड को आप नाम क्या दे देंगे? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बेटा डिविडेंड जब मिल रहा है इंपॉर्टेंट ये नहीं है, डिविडेंड किस साल का मिल रहा है इंपॉर्टेंट ये है। आपको डिविडेंड इसी साल में मिला इंटरिम के नाम से, तो ये करंट ईयर का था। आपको डिविडेंड मिला इसी साल में फाइनल के नाम से, तो ये करंट ईयर का नहीं है, ये किस साल का है? पिछले साल का है। आपने शेयर्स यहां एक्वायर करे हैं और आपको पिछले साल का डिविडेंड मिल गया, तो आपको खरीदने से पहले का डिविडेंड मिल गया है, इस डिविडेंड को बोल रहे हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बात समझ में आ रही? मान लीजिए अगर मैं ऐसे कहूं, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, और एक ये आगे कोई नेक्स्ट ईयर आ रहा है, ठीक है, 2008, 2009, 2010। मुझे बताते हुए चलना थोड़ा ध्यान से। मैंने यहां पे डिविडेंड पे करा है, ये फाइनल डिविडेंड है। बोलो ये 8 का है, 9 का है, 10 का है? ये डिविडेंड किसका है? 8 का। मैं आपसे कहता हूं मैंने यहां पे डिविडेंड पे करा है, ये इंटरिम डिविडेंड है। क्या ये डिविडेंड 10 का है, 9 का है या 8 का है? ये डिविडेंड सिर्फ किसका है? 10 का। पहले तो आपने ये चेक करना है कि डिविडेंड किस साल का है। फाइनल है तो पिछले साल का है, इंटरिम है तो इसी साल का है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने जो कंपनी में पैसा लगाया है वो पैसा मैंने इस दिन लगाया, यहां ये जो ग्रीन पिलर है, यहां मैं कंपनी में पैसा लगा के बैठा हूं। अब ठंडे दिमाग से सोचो, जो ये फाइनल डिविडेंड है ये पिछले साल का है, इस साल का है, तो क्या ये दिख रहा है कि ये एक्विजिशन से पहले का है? और अगर ये एक्विजिशन से पहले का है तो कौन सा डिविडेंड हो जाएगा? प्री। और सोचो, मुझे आगे भी डिविडेंड मिल रहा है, ये इंटरिम है, ये इस साल का है, क्या ये दिख रहा है कि ये एक्विजिशन के बाद का डिविडेंड है? तो ये कौन सा डिविडेंड हो जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन। आपने ये चेक करना पड़ेगा कि डिविडेंड इंटरिम है, फाइनल है, फिर प्री है या पोस्ट है। अगर इसमें एक भी चीज गलत हुई तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट कभी सही नहीं हो सकती। आपको वो चीज दिमाग लगा के सोचनी पड़ेगी। अब और सोचे थोड़ा सा, और अपने ऊपर जो जोर डालो। मुझे बताओ, आप किसी कंपनी में यहां पैसा लगा रहे हो, लेकिन आपको सामने वाली कंपनी ने डिविडेंड पहले का दे दिया। आपको फील हो रहा है ऐसा कि आपको किसी और के हक की कमाई मिल गई? मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपने मेरी एक प्रॉपर्टी है जो यहां परचेज करी, मेरे किराएदार ने आके आपको रेंट पिछले साल का भी दे दिया। अजीब नहीं लग रहा आपको? मालिक तो आप आज बने हो, आपको तो आगे कमाई मिलनी चाहिए, लेकिन आपको मकान मालिक ने जो ओ है, टेनेंट जो है, उसने आगे आपको रेंट पिछले साल का भी दे दिया कि ये भी आप ही रखो। इसलिए इस इनकम को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी इनकम नहीं है, ये किसी प्रीवियस ओनर की इनकम है जो बस अब हमें मिल गई है। लेकिन जो बाद की जितनी भी इनकम होती है ये हमारी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मेरे पास ये एक फ्लैट पड़ा हुआ है, आपने ये फ्लैट आज मेरे से परचेज कर लिया, तो बेटा इतने पीरियड के लिए जो ओनर था वो मैं हूं, और इतने पीरियड के लिए ओनर कौन हो? आप। मैंने कहा ये आपने एक टेनेंट है, इस टेनेंट ने आपको रेंट दे दिया पूरे 12 महीने का, पूरे 12 महीने का आपको दे दिया। तो एक बात बताओ, आपको तो सिर्फ जितने टाइम पे आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी सिर्फ बाद का ही मिलना चाहिए था, लेकिन आपको पिछला मेरे वाले हिस्से का भी रेंट मिल गया। ये जो मेरे वाले हिस्से का आपको रेंट मिल रहा है, इसी को नाम क्या दिया जा रहा है? प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन मतलब मेरे खरीदने से पहले का डिविडेंड जो किसी और को मिलना था लेकिन अब आपको मिल रहा है। पोस्ट एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ? मेरे खरीदने के बाद का डिविडेंड जो मुझे ही मिलना था और मुझे ही मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? पक्का? इस एग्जाम्पल को एक अलग वे में आपके सामने रख रहा हूं। ये प्रीवियस ईयर, ऐसे ही 4-5 साल बने हुए हैं, 2007, 2008, 2009, 2010। ओके, आप लोगों ने यहां पे 2008 की स्टार्टिंग में कंपनी में पैसा लगाया। मुझे बताओ आपके हक का डिविडेंड कौन कौन से साल का होगा? हक का डिविडेंड बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब आपके हक की कमाई कौन कौन सी होगी? 8 की, 9 की, 10 की। इसको किस में डालेंगे? पोस्ट एक्विजिशन। मैं आपको बोलता हूं जो आपके हक का डिविडेंड नहीं है पर फिर भी आपको मिल रहा है, वो कौन सा होगा? 2007। ये कौन सा डिविडेंड होगा? प्री। बात समझ में आई? अब मैं आपके सामने कुछ केसेस रखूंगा, आपने मुझे बताना है क्या वो डिविडेंड प्री है या पोस्ट है। इतना कंसेप्ट तो आपके दिमाग में। अब आपने प्री पोस्ट के बारे में बताना है। कंपनी ने यहां डिविडेंड पे करा है और ये फाइनल डिविडेंड है। दिमाग लगाओ, अगर कंपनी फाइनल डिविडेंड दे रही है तो पहली बात तो ये किस साल का है? 2008 का, क्योंकि यहां दे रही है तो इस साल का है, 2008 का है। ये किसके बाद आ रहा है? एक्विजिशन के बाद आ रहा है, तो कौन सा डिविडेंड हो गया? पोस्ट। बात समझ में आई? मान लीजिए मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, कंपनी ने यहां पे डिविडेंड दिया, फाइनल डिविडेंड, ये किस साल का है? किस साल का है? 7 का। क्या 7 एक्विजिशन से पहले या बाद में है? तो ये कौन सा डिविडेंड हो जाएगा? लेकिन सर ये तो मिला तो बाद में, एक्विजिशन के बाद मिला ही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कब मिला है, किस साल का मिला है, इससे फर्क पड़ता है। आपको डिविडेंड हमेशा बेटा एक्विजिशन के बाद ही मिलेगा। एक्विजिशन से अगर पहले डिविडेंड मिल रहा होता तो फिर आप तो कहानी में थे ही नहीं ना भाई। मान लो मैंने यहां पे डिविडेंड दिया होता,
तो तुम्हें कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है कि तुम्हारे शेयर खरीदने से पहले कंपनी ने डिविडेंड दे दिया होगा। डिविडेंड हमेशा मिलता बाद में ही है, बस चेक ये करना है कि क्या वो पिछले सालों का मिल रहा है या फिर वो आने वाले सालों का मिल रहा है। अरे बात सुन, मान लीजिए मैं आपसे कहूं 2010 का इंटरिम डिविडेंड मिला है, ये किस साल का है? ये 2010 का है। अब ये एक्विजिशन के बाद है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये भी कौन सा होगा? पोस्ट एक्विजिशन। बात समझ में आई? मैंने आपसे कहा पोस्ट एक्विजिशन वाला डिविडेंड आपके हक की कमाई है, तो बेटा जब ये मिलता है मैं इसे कमाई बना के पीनल के अंदर डालता हूं। पीनल का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये मेरी इनकम है, दैट्स वाई मैं किसके अंदर डाल रहा हूं? पीनल। लेकिन जो डिविडेंड मेरे हक की कमाई नहीं है उसके लिए मैं एंट्री पास करता हूं बैंक टू इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, पोस्ट एक्विजिशन वाला डिविडेंड मेरी इनकम है, प्री एक्विजिशन वाला डिविडेंड मेरी इनकम नहीं है। ये तो मुझे बैठे बिठाए किसी और का पैसा मिल गया, ये पता है मेरी क्या है? इसको हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट रिकवरी। लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए लगाए और आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिल गया 20,000 का, तो कायदे से आपने जो पैसे लगाए वो लगाए सिर्फ कितने? 80। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब है किसी और के हक का पैसा आपको मिल चुका है, तो आप उसे इनकम नहीं कहोगे, आप उसे क्या कहोगे? रिकवरी ऑफ कॉस्ट। अगर मैं इसको आपको ये रेंट वाले एग्जांपल से बताऊं, बेटा ये प्रॉपर्टी के मालिक आप यहां बने हो, 3 महीने के लिए ओनर आप हो, 9 महीने के लिए ओनर मैं था। आपका एक टेनेंट है, इस टेनेंट ने 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको 12 महीने का रेंट दे दिया। मतलब कितना रेंट दे दिया? 12,000। बताओ आपकी कमाई कितनी होगी? क्या पूरी 12,000 आपकी कमाई होगी या सिर्फ 3 महीने की जो आपको रेंट मिल रहा है वही आपकी कमाई होगी? 3 महीने का रेंट कितना मिल रहा होगा? 3,000। ये आपकी इनकम है। लेकिन बेटा जो आपको ये पीछे के 9,000 मिल रहे हैं ना, ये आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि आपको जो घर आपने खरीदा था वो खरीदने से पहले का रेंट मिल रहा है, आप इसे इनकम नहीं बोल सकते। हमारे जो देश के लॉज हैं वो साफ कहते हैं कि अगर खरीदने से पहले की कोई भी चीज आपको मिल रही है तो वो प्री एक्विजिशन चीज है, उसको हम इनकम नहीं बोलेंगे, उसको हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोलेंगे। बात समझ में आती है? इसका मतलब मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 1 लाख की खरीदी थी, तो अगर आपको ये डिविडेंड कितना 9,000 रुपए मिल गया, तो आप ये कहोगे कि आपने प्रॉपर्टी में पैसे ही कितने लगाए हैं? 91,000। आया समझ में? इसके लिए एक नोट बता रहा हूं, नोट लिखें, नोट लिखें। हाउ टू चेक, हाउ टू चेक प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। हाउ टू चेक प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। लिखें, स्टेप 1, चेक सोर्स ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले चेक करें सोर्स ऑफ डिविडेंड। हिंदी में लिख लो, इसका मतलब किस साल में मिला, किस साल में मिला। सबसे पहले ये देखो कि सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या है, किस साल में मिला। स्टेप 2, चेक वेदर फाइनल और इंटरिम। अब चेक करना है कि जो मिला क्या वो फाइनल है या इंटरिम है। स्टेप 3, इफ प्रायर टू डेट ऑफ एक्विजिशन है तो प्री है, इफ आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन है तो पोस्ट है। इफ प्रायर टू डेट ऑफ एक्विजिशन है तो प्री, इफ आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन है तो पोस्ट। पहले ये चेक करना है किस साल में मिला, फिर ये चेक करना है कि फाइनल मिला या इंटरिम मिला। उससे आपको पता चल जाएगा, अगर डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का मिल रहा है तो प्री है, डेट ऑफ एक्विजिशन से बाद का मिल रहा है तो पोस्ट है। एग्जाम्पल लिख लें, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 मई 2019, डिविडेंड पेड बाय कंपनी ऑन 1 जनवरी 2020। बताओ ये प्री डिविडेंड है या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है? एक चार्ट बना लो अपने पास, उससे सोचें। कह रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन 1 मई 19 है, डिविडेंड पेड हुआ है बाय कंपनी 1 जनवरी 20 को। ये 1 अप्रैल 19, ये 31 मार्च 20। जो डेट्स दिए उसको प्लॉट करो बेटा। 1 मई को डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन 1 मई। 1 जनवरी को मिल रहा है, ये 1 जनवरी अपने पास है, और ये 1 जनवरी को डिविडेंड मिल रहा है। मुझे बताओ, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कौन सा डिविडेंड है, तो कौन सा डिविडेंड मानेंगे? इसका मतलब ये फाइनल डिविडेंड है। अगर ये फाइनल डिविडेंड है तो क्या ये 19-20 साल का है या ये 18-19 साल का है? इसका मतलब ये पिछले साल का डिविडेंड है।
और अगर ये पिछले साल का डिविडेंड है तो ये एक्विजिशन से पहले का मिल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा डिविडेंड हो जाएगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। आपने अगर क्वेश्चन में गलत पहचाना कि डिविडेंड कौन सा है, तो आपका एक नहीं सीधा न्यू सिलेबस वाले बच्चे 4 मार्क गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे 4 स्टेप्स हैं। ये स्टेप गलत, नीचे चारों स्टेप गलत, इसलिए पहला ये काम आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखो कब मिल रहा है, फिर ये देखो कौन सा मिल रहा है, उससे पता चलेगा कि एक्विजिशन से पहले का है या बाद का है। पहले का है तो प्री, बाद का है तो अपने पास पोस्ट। ओके, कर लेंगे भाई। बेटा जनवरी में मिला इस बात का कोई मतलब नहीं है, जनवरी में फाइनल मिला इस बात का मतलब है, इसका मतलब वो पिछले साल का है, और पिछले साल का मतलब एक्विजिशन से पहले का है, एक्विजिशन से पहले का इसका मतलब ये 18-19 का डिविडेंड है, तो प्री एक्विजिशन है। ठीक है भाई, एक और लिखे एग्जांपल 2। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई 19। डिविडेंड पेड ब्रैकेट में लिखा है इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड है जो पे किया 1 फेब 20 को। बताओ ये प्री है या पोस्ट है, और अगर दोनों है तो कितना कितना है? मैं मान लेता हूं डिविडेंड पे करा है ₹80,000, लिख लो ऐसे, मान लो डिविडेंड 80,000 का पे करा है। आपने बताना है प्री और पोस्ट कितना है, या खाली प्री है या खाली पोस्ट है या दोनों है तो कितना है। चार्ट बनाए बेटा, 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20, डेट्स को प्लॉट करें। हमने एक्वायर करा 1 जुलाई 19 को, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। डिविडेंड मिल रहा है 1 फेब 20 को, यहां पे डिविडेंड पे हो रहा है और ये 1 फेब को। जरा बताओ, ये डिविडेंड के साथ लिखा हुआ है ये इंटरिम डिविडेंड है, तो क्या ये 19-20 साल इस वाले साल का है या पिछले वाले साल का है? कई बच्चे कह रहे हैं पिछले साल का। बेटा ये इंटरिम डिविडेंड है, इस साल का पिछले साल का है? इस साल, पिछले साल का नहीं है ये। इंटरिम मतलब इन टर्म, ये इसी साल का डिविडेंड है। अब एक बात सोचो, इस पूरे साल का डिविडेंड मैंने जो पे करा है वो 80,000 पे करा है, पर ये पूरा साल तो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से 2 भाग के अंदर बटा हुआ है सोचे? एक तो ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? प्री। और एक ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? आपका पोस्ट। या लगाओ दिमाग, प्री कितने पीरियड का है? 3 महीने, और पोस्ट कितने का है? 9 महीने। तो मेरे को 80,000 को 3 में और 9 में क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट। बांटो जरा, देखो कैसे बटेगा। 80,000 इंटू 3/12 और 80,000 इंटू में 9/12। जब आप बांटोगे तो 20,000 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 60,000। ये 20,000 कौन सा डिविडेंड होगा? प्री। और 60 वाला कौन सा डिविडेंड हो जाएगा? पोस्ट। सारा खेल बेटा इस बात पे टिका हुआ है कि आपने डिविडेंड को सही पहचाना या नहीं। अगर आपने डिविडेंड को सही नहीं पहचाना, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, तो ऑलवेज रिमेंबर इंटरिम डिविडेंड है, इसका मतलब इस साल का है। इस साल में आपका क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइडेड है, तो 3 महीने का डिविडेंड प्री में काउंट हो जाएगा, बाकी 9 महीने का डिविडेंड किस में काउंट हो जाएगा? पोस्ट। ओके, एक लास्ट एग्जांपल और लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। लिखें, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 मई 19। डिविडेंड पेड है इंटरिम, डिविडेंड पेड है इंटरिम 1 फेब 21 को, 1 फेब 21 को पे करा हुआ है 70,000 का। प्री पोस्ट कितना है? एक में 19 को आपने सामने वाली कंपनी में पैसा लगाया, सामने वाली कंपनी ने 1 फेब 21 को इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया। 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20, ये साल है 19-20। फिर ये 31 मार्च 21, ये साल है अपने पास 20-21। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन ये है 1 मई। इसके अलावा जो डिविडेंड की डेट है वो है 1 फेब 21, तो 1 फेब 21 यहां आ रहा होगा। 1 फेब 21 इस दिन हमने डिविडेंड पे करा। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है? इंटरिम। बताओ अगर इंटरिम डिविडेंड है तो 19-20 का है, 20-21 का है? ये इस साल का डिविडेंड है। कितना डिविडेंड है? 70,000। ये पूरा डिविडेंड एक्विजिशन के बाद का है, पूरा डिविडेंड एक्विजिशन के बाद का, तो ये पूरा डिविडेंड किसके अंदर काउंट हो जाएगा? पोस्ट। आया सुन, यू ऑलवेज हैव टू थिंक वेरी केयरफुली कि क्या डिविडेंड प्री में आ रहा है या पोस्ट में आ रहा है। अगर ये गलत हो गया बेटा, नीचे के चारों स्टेप गलत होते जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए पहले सारा दिमाग सिर्फ इसी चीज पे लगाना है कि ये हमें ठीक पता चल जाए। अब ये ठीक नहीं पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एंट्रीज लिखें, एंट्रीज फॉर प्री डिविडेंड, एंट्रीज फॉर प्री एक्विजिशन डिविडेंड।
मैंने आपको बताया प्री एक्विजिशन डिविडेंड को इनकम नहीं मानते, इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं, क्योंकि ये आपको किसी और के हक का डिविडेंड जो वो मिल रहा है, इसलिए इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं, इसको इनकम नहीं मानते। इसकी एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिमिलरली एंट्री फॉर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ये आपके हक का डिविडेंड है, इसलिए इसको इनकम बोलते हैं, और क्योंकि ये इनकम है तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीनल अकाउंट। इनकम्स बेटा सारी की सारी पीनल अकाउंट में जाती है, ध्यान रखना, जो मेरे हक का डिविडेंड नहीं है उसे मैं पीनल में नहीं डाल सकता, और जो मैंने खुद अर्न करा है डिविडेंड उसको मैं पीनल में डाल सकता हूं। ये इनकम है, ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। पेपर में सिंपल 1 मार्क्स में पूछेगा आपसे कौन सा डिविडेंड इनकम नहीं होता है तो प्री एक्विजिशन होता है, कौन सा डिविडेंड रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है तो प्री एक्विजिशन होता है, कौन सा डिविडेंड आपकी खुद की अर्निंग है तो पोस्ट एक्विजिशन है। ऐसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपके वहां पे जो है वो बनेंगे। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को कैपिटल डिविडेंड भी बोलते हैं, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को रेवेन्यू डिविडेंड भी बोलते हैं। पेपर में लिखा होगा कि रेवेन्यू डिविडेंड है, इसका मतलब पोस्ट एक्विजिशन की बात हो रही है। पेपर में लिखा होगा कि कैपिटल डिविडेंड है तो इसका मतलब प्री एक्विजिशन की बात हो रही है। रेवेन्यू डिविडेंड मतलब पोस्ट एक्विजिशन, कैपिटल डिविडेंड मतलब प्री एक्विजिशन। Sometimes companies show their pre-acquisition dividend as post-acquisition dividend. कभी कभार कंपनीज अपने प्री एक्विजिशन डिविडेंड को पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड की तरह दिखा देते हैं। Sometimes companies show their pre-acquisition dividend as post-acquisition dividend. भाई था तो प्री एक्विजिशन लेकिन दिखा दिया पोस्ट की तरह। इसका मतलब सोचो कंपनी ने करा क्या, कंपनी ने रियलिटी में जो एंट्री करनी थी वो करनी थी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री करनी थी, और कंपनी नालायक है, कंपनी ने एंट्री कर क्या दी, बैंक टू पीएनएल। बचपन में रेक्टिफिकेशन शायद आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक करेंगे इसको। हमें शो करना था ये, लेकिन हमने शो कर दिया ये, ठीक कैसे करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट को कंपनी ने डेबिट करना था, करा भी डेबिट है, इसका मतलब बैंक में तो कोई गलती नहीं है कि नहीं। मेरे को बैंक में पैसा मिल रहा है, मैंने यहां भी बैंक ही लिखा है, तो यहां तो कोई गलती नहीं है। मुझे करना था इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट, पर मैंने कर किसको दिया क्रेडिट, पीनल को। ठीक कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना था तो क्रेडिट कर देंगे, पीएनएल बेफालतू में क्रेडिट हो गया तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। यानी एंट्री बन जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। ये एंट्री हम तब पास करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में कंपनी ने प्री एक्विजिशन डिविडेंड को किसकी तरह कंसीडर कर लिया हो, पोस्ट की तरह। मतलब अगर आप किसी और के हक की कमाई अपनी कमाई बता रहे हो तो फिर आपको ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी, आपको अपने प्रॉफिट्स कम करने पड़ेंगे, और क्योंकि वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम करनी पड़ेगी। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट किस चीज की एंट्री है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, वो पूछेगा कि प्री को पोस्ट माना या पोस्ट को प्री माना, तो आंसर होगा जब प्री को पोस्ट माना है तब हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। ओके, ये आप बताओ, अगर कंपनी ऐसा कर लें, कंपनी शो देयर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड, अगर कंपनीज ने अपने पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को प्री एक्विजिशन की तरह दिखा दिया तो कंपनी क्या एंट्री करेगी। देखो भाई, पोस्ट को प्री की तरह दिखाया तो पोस्ट की जो एंट्री होती है वो होती है बैंक टू पीएनएल, प्री की एंट्री होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट। करना था ये, कर दिया ये, ठीक करो, ठीक कैसे करेंगे, जो बैंक डेबिट है वो डेबिट यहां पर भी है तो बैंक में कोई गलती नहीं है। पीएनएल को क्रेडिट करना था लेकिन क्रेडिट कर किसको दिया, इन्वेस्टमेंट। ठीक करेंगे कैसे, जो पीएनएल क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट कर देंगे, और जो इन्वेस्टमेंट बेफालतू में क्रेडिट हो गया उसे क्या कर देंगे, डेबिट। यानी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये एंट्री आपकी बनेगी अगर कंपनी ने पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को प्री एक्विजिशन में दिखा दिया।
आप चाहो तो ये एंट्री याद कर लो, अगर आप याद नहीं कर रहे, अगर आपका रेक्टिफिकेशन का रूल क्लियर है तो फिर इसको रेक्टिफाई करके सीख लो, क्योंकि इसके ऊपर एंट्रीज आपके पास क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। आपसे बोलेगा कि होल्डिंग कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी, तो ये एंट्री आपकी जो है पास हो। ठीक है भाई। लिखें, एग्जाम्पल लिखें बेटा एक। एग्जाम्पल लिखें, होल्डिंग सब्सिडरी की बैलेंस शीट दे रखी है। शेयर कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व 3 लाख एंड 1 लाख। पिनल अकाउंट 1 लाख एंड 3 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोला जा रहा है, यहां पे इन्वेस्टमेंट भी लिख लेना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 25,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, ये 4 लाख की है। यहां पे लिख लें डेट ऑफ एक्विजिशन आपको गिवन है, डेट ऑफ एक्विजिशन आपके पास गिवन है 1 अप्रैल 19। डेट ऑफ एक्विजिशन आपके पास गिवन है 1 अप्रैल 19। कंपनी हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑन 1 जुलाई 19 एट 5%। कंपनी ने डिक्लेयर करा है, पे करा है डिविडेंड ऑन 1 जुलाई 19 एट 5%, एट 5%। लगा? कैलकुलेट, कैलकुलेट करना है आपने कुछ। सबसे पहला होल्डिंग शेयर, दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर, तीसरा प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, फोर्थ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, फिफ्थ माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू, एंड सिक्स कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। ये 6 चीजें आपने निकालनी है। होल्डिंग शेयर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वैल्यू एंड कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। नीचे नोट में एक बात लिख लीजिएगा, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड पिनल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 19 ऑफ एस लिमिटेड was rupees 1 lakh and rupees 1,50,000. Balance of general reserve and penal account on 1 April 19 of S Limited was rupees 1 lakh and 1,50,000. डिविडेंड का क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह से आएगा बेटा। हो गया भाई? कर लिया? चलें ध्यान दें, आइए बेटा एक एक स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन थोड़ा सा अपने पास ये ट्रिकी होगा, आप इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे खड़े हुए हैं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, शायद पहली बारी में आपको लगे कि चैप्टर में पता नहीं बिल्कुल ही ये ऊपर से चला गया, ये टॉपिक ऐसा है। ये वो एरिया है पेपर का जो बच्चे में छोड़ के जो है चले जाते हैं, ये करके नहीं जाते बच्चे, और ये आपके इंस्टीट्यूट को पता है कि आप करके नहीं आ रहे, इसलिए उसका क्वेश्चन हर बार डाल देता है। इसे छोड़ना मत, इसको ये आना ही आना है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना है, इसे करके जरूर जाना। आइए शुरुआत करते हैं अपने पास बेसिक पार्ट से। सबसे पहला केस है होल्डिंग शेयर। तो भाई सामने वाली कंपनी की शेयर कैपिटल 3 लाख है, उसमें शेयर 10-10 रुपए के होंगे, इसका मतलब उनके पास शेयर कितने हैं? 30,000, जिसमें से हमने जो शेयर परचेज करें कितने करें? 25।
तो 25/30 इंटू 100, ये कर लो। हमारा होल्डिंग शेयर आ रहा है 83.33%। राउंड ऑफ मत कर देना इसको, कहीं 84 कर दें, 83.33। तो देयरफॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर जो वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100% में से 83.33 चले जाएगा, इसका मतलब 16.67%। ये पार्ट तो क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोले ठीक है। तो सामने वाली कंपनी में जो मेरी होल्डिंग है वो 83% की है, और सामने वाली कंपनी में जो मेरी होल्डिंग नहीं है वो 16.67% की है, जो कि मेरे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है होल्ड करते हैं। अब आ रहा है इस क्वेश्चन में चार्ट, जो इस क्वेश्चन का मेन गेम है, चार्ट बनाना है। लेकिन साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 19 पे, खत्म हो रहा है 31 मार्च 20 पे। मैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स को यहां से शुरू करूंगा। ओके, ये आप लोगों ने सीखा हुआ है, जरा ध्यान देके चलिएगा। डेट ऑफ एक्विजिशन यही है, 1 अप्रैल 19 ही डेट ऑफ एक्विजिशन है, पढ़ लो, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 अप्रैल 19 को जो मेरे रिजर्व सरप्लस का बैलेंस है वो भी गिवन है, पढ़े। 1 लाख के जनरल रिजर्व गिवन है और 1.5 लाख का पिनल अकाउंट गिवन है, जो मैंने आखिरी में लिखवाया था। तो बोलो स्टार्टिंग में जो बैलेंस था वो कितना था, 2.5 लाख। ठीक है भाई, एंड में कितना बैलेंस है, रिजर्व सरप्लस में आओ, एंड में जनरल रिजर्व गिवन है शायद कितने, 1 लाख। ये रहे, एंड में बैलेंस है 1 लाख और 3 लाख। 1 लाख और पिनल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 3 लाख। इसका मतलब टोटल जो मेरे पास यहां पे कितना है, 4 लाख। ठीक है भाई, कंपनी का कहना है, गौर करना भाई, कंपनी का कहना है कि कंपनी ने यहां पे डिविडेंड पे करा है, पढ़ो डेट, डिविडेंड पे करा है 1 जुलाई 19 पे, वही 5%। 1 जुलाई 19 को कंपनी ने यहां पे डिविडेंड पे करा है, वो भी कितना परसेंट, 5%। आप लोग बताएं, इस डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला, ये फाइनल होगा, इंटरिम होगा, कुछ नहीं बोला, तो ये फाइनल डिविडेंड है। अच्छा, अगर ये फाइनल डिविडेंड है तो ये फाइनल डिविडेंड प्री का होगा या पोस्ट का होगा, ये इस साल का होगा, मतलब ये पिछले साल का डिविडेंड होगा। और अगर ये पिछले साल का डिविडेंड है तो ये कौन सा डिविडेंड होगा, प्री एक्विजिशन। ये बात समझ में आती, सोच समझ के जवाब देना, थोड़ा सा दिमाग खोलकर। कंपनी जो ये डिविडेंड पे करेगी, क्या ओपनिंग बैलेंस से पे करेगी या क्लोजिंग बैलेंस से पे करेगी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस की तो अभी तक तारीख ही नहीं आई। इसका मतलब कंपनी किस में से पे करेगी, 2.5 लाख में से। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस साल का पूरी कैलकुलेशन लिखूं तो जितना मेरे पे रिजर्व सरप्लस थे ओपनिंग, उसमें से मैंने कुछ डिविडेंड पे कर दिया होगा, प्लस मैंने कुछ नेट प्रॉफिट कमाया होगा, इक्वल टू जो क्लोजिंग बैलेंस रिजर्व सरप्लस का वो आ जाएगा। भाई इतना था, कुछ पे कर दिया, कुछ कमाया, तो आखिरी में क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। वैल्यू पुट करो, कितना था, 2.5 लाख, माइनस करो डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे करा, ऊपर पढ़ो, 5% डिविडेंड हम लोगों ने पे करा है। किस पे पे करते हैं, शेयर कैपिटल। बेटा 3 लाख का 5%, बताओ कितना डिविडेंड दिया होगा, 15,000। ओके, 3 लाख का 5% बेटा 15,000, क्योंकि 3 लाख की शेयर कैपिटल है, उस पर डिविडेंड आपने पे किया होगा। नेट प्रॉफिट आपने कुछ कमाया होगा जो हमें नहीं पता, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है, वो कितने का है, 4 लाख। सॉल्व करो, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सॉल्व करो, 2.5 लाख में से 15,000 का डिविडेंड हमने हटा दिया, ठीक है भाई, प्लस करा हम लोगों ने अपने पास जो नेट प्रॉफिट, इक्वल टू अपने पास हो गया यहां पे 4 लाख। सॉल्व कर दो इसको, तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 4 लाख में 15,000 प्लस माइनस में 2.5 लाख। भाई करना जरा, कितना प्रॉफिट आ रहा है ये, 4 15 माइनस 2.5, 1 65 आता है क्या, ये आपका इस साल का नेट प्रॉफिट है। अच्छा सर, अगर हमें इस तरह से समझ में नहीं आया तो ये लो, ये जुगाड़ है आपका, जो आप लोग अभी तक करते आ रहे थे, आप ऐसे कर रहे थे। मैंने बताया था 2.5 लाख से 4 लाख हो गया, तो बोलो नेट प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 1.5 लाख। फिर मैंने आपको अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन सिखाया था। एक बात बताओ, डिविडेंड पे करने से प्रॉफिट कम हो गया होगा या बढ़ गया होगा, कम हो गया होगा, तो हम डिविडेंड पेड की वैल्यू को यहां पे बढ़ा देंगे। कितना डिविडेंड पे करा है, 15, तब भी कितना आ जाएगा, 1 65। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो इस तरह से निकाल लो कि भाई इतना रिजर्व सरप्लस था, उसमें से इतना डिविडेंड दे दिया, कुछ कमाया होगा तो क्लोजिंग बचना चाहिए। मतलब साल भर का जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का आ रहा है आपके पास, 1,65,000। कौन सा, ऊपर वाला पार्ट। बेटा नेट प्रॉफिट 2.5 लाख से 4 लाख हो रहा है, मतलब 1.5 लाख का है। डिविडेंड पे करने से नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो जैसे आप नॉर्मल लॉस को प्लस करते थे, ऐसे डिविडेंड पेड को प्लस कर दिया। जब आपने डिविडेंड पे किया होगा तो प्रॉफिट से तो पे किया होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए अब हम प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, असली प्रॉफिट पता लगाने के लिए। ठीक है,
तो ये आपका 1,65,000 बेटा निकल के आ गया। बोले ठीक है, पक्का? चलो जरा चार्ट देख के बताओ, प्री पीरियड कितना है, पोस्ट पीरियड कितना है, बताओ इस साल में प्री का पीरियड कितना है, पोस्ट का पीरियड कितना है? बोलो भाई, प्री का तो कुछ पीरियड ही नहीं है, पूरे का पूरा पीरियड ही किसमें जा रहा है? पोस्ट। तो ये जो नेट प्रॉफिट भी 1.65 का होगा, ये भी पूरा पूरा किसमें काउंट हो जाएगा? पोस्ट में। आज जरा प्री और पोस्ट एक्विजिशन के जो प्रॉफिट्स हैं वो लिखेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। कैसे लिखना है थोड़ा ध्यान देना। आपको याद है मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस हमेशा प्री में आता है। ओपनिंग बैलेंस कितने का आता है? 2.5 लाख। ओके, और जो नेट प्रॉफिट आपने कमाया, नेट प्रॉफिट वो पूरा पूरा किसके अंदर आ रहा है? पोस्ट में। तो जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया 1,65,000 पूरा पूरा पोस्ट। ठीक है भाई। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन को याद करो, हम आखिरी में उनको एडजस्ट करते थे। हमारे क्वेश्चन में जो ये डिविडेंड है, ये आप लोग पता लगा चुके हो, डिविडेंड कौन सा है? प्री एक्विजिशन। क्योंकि ये प्री एक्विजिशन है तो प्री वाले प्रॉफिट से आगे क्या हो जाएगा? माइनस। यहां पे कर देंगे माइनस। तो प्री प्रॉफिट्स निकल के आ गए और पोस्ट प्रॉफिट्स निकल के आ गए। ये आ रहा है कितना आता है? 2.35, और ये आ रहा है अपने पास 1.65। मैंने कहा था बेटा आप अपना आंसर चेक कर सकते हो दोनों को प्लस करके, दोनों प्लस करके देख लो, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है अगर उसके बराबर आ रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन जो वो सही चल रहा है। 2.35 प्लस 1.65 दोनों आपके 4 लाख के बराबर क्लोजिंग बैलेंस बनना चाहिए। आ गया? इस चीज की मैं दोबारा समरी दे रहा हूं, दोबारा देख ले बेटा, जिनको ये नहीं आया फिर से देख ले। बेटा मैंने ये कहा है रिजर्व सरप्लस यहां पे 2.5 लाख है, रिजर्व सरप्लस यहां पे 4 लाख। जिनको नहीं आया ध्यान देना। मैंने कहा बेटा नेट प्रॉफिट आपने कमाया होगा 1.5 लाख। मैंने कहा बेटा डिविडेंड पे करने से आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, देयरफॉर हम डिविडेंड पेड को प्लस कर रहे हैं। सर डिविडेंड कितना पे करा? आपकी शेयर कैपिटल 3 लाख है, उस पर 5% डिविडेंड आपने पे करा, तो डिविडेंड कितना पे किया होगा? 15,000। इसका मतलब साल भर के लिए आपका जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था? 165। आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन ये है, इसका मतलब ये पूरा साल ही किसमें काउंट हो रहा है? पोस्ट। तो नेट प्रॉफिट पूरा पूरा किसमें चले जाएगा? पोस्ट में। अब मैंने इसको नीचे जो है बाइफरकेट कर दिया। प्री में आएगा ओपनिंग बैलेंस जो कि है 2.5 लाख का, पोस्ट में आएगा नेट प्रॉफिट जो कि है 1,65,000 का। अब मैंने आपसे कहा कि जो डिविडेंड आपने पे करा वो आप पता लगा चुके हो प्री एक्विजिशन का है, तो प्री एक्विजिशन में जाके क्या कर देंगे? माइनस। मान लो अगर ये पोस्ट एक्विजिशन होता तो किसमें माइनस कर देते? पोस्ट में। ये निकल के आ गया 2.35, ये निकल के आ गया आपके पास 1.65। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आपके जो है कितने निकल के आ रहे हैं? 4 लाख। और हमारे क्वेश्चन में भी दिए हुए कितने रहे? 4 लाख। ओके, तो आपका क्वेश्चन का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 कि प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने होंगे, तो उसका आंसर निकल चुका है। प्री एक्विजिशन होंगे 2.35, पोस्ट एक्विजिशन कितने होंगे? 1.65। ये आपके 3rd पार्ट का आपके पास जो आंसर है। लिख लिया? प्री है या पोस्ट है? क्योंकि अगर मान ले तूने प्री गलत पता लगाया और तू आखिरी में आके प्री में माइनस कर देगी, तो प्री भी गलत, पोस्ट भी गलत। अब देख गलत क्या क्या होगा। अगर मान ले ये प्रॉफिट्स गलत आ गए, तो हमने पढ़ा था ये जो प्री और पोस्ट वाले हैं, अब इनका भी होल्डिंग शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर आएगा। ये यहां से पूरा क्वेश्चन गलत होता चले जाएगा। मतलब एक गलती खाली कि हमने ये गलत पता लगाया कि पोस्ट को प्री मान लिया, उसके चक्कर में पूरा क्वेश्चन नीचे तक बिगड़ जाएगा। ठीक है, चले आगे करें। जो भी प्री पोस्ट प्रॉफिट्स आए हैं उनके होल्डिंग शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के शेयर निकालो। इसको मैं यहां कर रहा हूं। प्री प्रॉफिट्स आपके आए हैं 2.35, शेयर निकालो एक होल्डिंग का और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। और ये आया था 1.65 पोस्ट वाला। शेयर निकालो होल्डिंग का, शेयर निकालो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। 2.35 पे बेटा 83.333%, यह आ रहा है 195833, और दूसरा आ रहा है 39167। इसको निकालो 1.65 का 27505 आ रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, 27506 कर लो इसको, और ये आ रहा है 137494। यहां तक पहुंचे बेटा? ये होल्डिंग शेयर है जो कि 83.33% है। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर है जो 16.67% है। ये भी 83.33%, ये 16.67%। मैंने पॉइंट के बाद जो फिगर आ रही थी उसको राउंड ऑफ कर दिया है। आप भी चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेगा भाई? 29.1
195825.5 आ रहा है। अरे वो आपने बेटा 83.33 लिया है ना, मैंने 83.33 पूरा लिया है क्योंकि बार था ना उसके ऊपर, इसलिए पूरा लिया है मैंने, इसलिए आपकी ये फिगर आ रही है। ठीक है, कर लिया भाई। चले आगे लिखें, गुडविल और कैपिटल रिजर्व लिखो। आपने इन्वेस्टमेंट करी, पर इन्वेस्टमेंट कितने की करी है? इन्वेस्टमेंट करी थी 4 लाख की। इसमें से माइनस करते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपके पास है 3 लाख, उसका 83.33% हमारा है, और माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स उसमें भी हमारा 83.33% जो वो कितना है, सॉल्व करो। ये आ रहा है आपके पास 2.5 लाख, पहले वाला तो ये तो निकल के आ गया 2.5 लाख। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का 83.33% ये निकाला हुआ है, ये रहा 195833। सॉल्व करो, 4 लाख रुपए लगा के हमें जो वर्थ मिल रही है इतने की मिल रही है, तो मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व आ रहा है 45833, ये कैपिटल रिजर्व है। ये आपके फोर्थ पार्ट का आंसर है। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट निकालें, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू जो हमारा नहीं है। भाई शेयर कैपिटल में 16.67 हिस्सा हमारा नहीं है, भाई प्री एक्विजिशन में भी 16.67 हिस्सा हमारा नहीं है, और पोस्ट एक्विजिशन में भी 16.67 हिस्सा हमारा नहीं है। सब कुछ यहां पे लिख दो। शेयर कैपिटल 3 लाख, 3 लाख पे 16.67%, यह आ जाएगा अपना 50,000। फिर प्री एक्विजिशन पे यह आया था 39,167, और पोस्ट एक्विजिशन पे आया था 27,506। इसको सॉल्व कर ले बेटा, ये आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा था, होल्डिंग कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस प्लस में पोस्ट एक्विजिशन में हमारा शेयर 83.33%। होल्डिंग कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस आपको ऊपर दिए हुए हैं, ढूंढो। होल्डिंग कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास गिवन है बेटा, ये रहे 4 लाख, और पोस्ट एक्विजिशन में जो हमारा हिस्सा है वो भी हमने निकाल लिया था 137494, तो यह आ जाएगा 537494। ये हमारे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस है। जितना हमारा हिस्सा अपने पास है वो पहले का, और बाद में जो हमने पैसा लगाया उसमें हमें कितना रुपया मिल रहा है वो। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने पूछा तो नहीं है पर फिर भी आप लिख लो, डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी को कितना डिविडेंड मिलेगा बताओ? सब्सिडी ने जो टोटल डिविडेंड दिया है वो 15,000 दिया है, क्या 15,000 पूरा हमें मिल जाएगा? कितना मिलेगा इसका? 83.33%। ये आ रहा है 12,500, ये आ गया, मतलब ये डिविडेंड हमें मिलेगा। अब बताओ, अगर पूछ लेता क्वेश्चन में ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन, अगर आपसे बोलता है इसका जर्नल पास करो, बताओ इसका जर्नल क्या होता? ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन है 12,500 का, अगर इसका जर्नल पास करने को बोल दे तो क्या एंट्री बनेगी? टू इन्वेस्टमेंट। कितने से बनेगी अपने पास? 12,500। ये भी कितने से बनेगा? 12,500। ये आपका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है जिसके अंदर इतने सारे पार्ट वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है। आखिरी के 2 पार्ट बेटा अपने पास लिख लेना। ये लो कैलकुलेशन ना, किस चीज की?
कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस का। बेटा सबसे पहले जो होल्डिंग कंपनी के रिजर्व सरप्लस है वो लेने हैं। अच्छा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अच्छा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनवा दूं, वो बेटा बन नहीं पाएगी, डेटा पूरा नहीं है मेरे पास, यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी मिसिंग है, तो वो बन नहीं पाएगी। मैंने क्वेश्चन खाली उतना ही डिजाइन करा है जिसमें डिविडेंड खाली पॉइंट हम समझ सके। इसको लिख लें बेटा। कर लिया भाई, हो गया, कर लिया बेटा। लास्ट में लिख दें बेटा, वेयर टू शो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। ये कहां पे शो करना है, इसको लिख लें, एट दिस डिविडेंड इन कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। जब आप कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस निकाल लेंगे उसमें डिविडेंड जोड़ देंगे। मान लीजिए अगर ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता तो हम इन्हें कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाके ऐड कर देंगे। एट दिस डिविडेंड टू कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। अगर ये डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन होता तो हम कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इसको ऐड कर देते, क्योंकि ये भी हमारी इनकम होती। हमारे क्वेश्चन में लेकिन ये प्री एक्विजिशन है, इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ऑफ रिकवरी मानेंगे। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये ऐड हो जाएगा। क्या बेटा, प्री एक्विजिशन का है तो इन्वेस्टमेंट में ही चला गया ना। ठीक है, अगर ये पोस्ट एक्विजिशन होता एंट्री बैंक टू पीनल होती, तो पीनल का मतलब कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस होता है, उसमें आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में जब ऐड हो गया तो पूरा जुड़ गई बैलेंस शीट में आएगा। आप बैलेंस शीट जब बनाओगे उसमें कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हो, तो उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो है। उस प्री वाला इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी एडजस्ट है, हमने एंट्री पास करते हैं ना बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो जो तेरे क्वेश्चन में ये इन्वेस्टमेंट दे रखी है 4 लाख की, इसमें 12,500 पहले से ही माइनस है। ठीक है, अगर माइनस नहीं करके दिए होते तो फिर हम इसमें से माइनस करते। ठीक है, पर नॉर्मली हर क्वेश्चन में ये पहले से ही माइनस करके दिया होता, क्योंकि जब आप पैसा लगा रहे हो तो होल्डिंग कंपनी को भी पता है कि हमारा कुछ पैसा बच रहा है, तो वो माइनस करके शो करेगी।
देखें बेटा ध्यान दें, कुछ इस तरह से आपके 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो आएंगे, ध्यान देना। कह रहा है डिविडेंड रिसीव आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, सब्सिडरी कंपनी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिला है। पहले इसकी एंट्री सोचो, उसने पूछा है कि ये आपके पास क्रेडिट या डेबिट जो वो कहां पे होगा, तो इसकी एंट्री सोचो। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो डेबिट तो बैंक में होता है, क्रेडिट किस में होता है, इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन पढ़ लो, क्रेडिट टू पीएनएल गलत है, क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट यही पॉइंट आपके पास सही है। दूसरा 60 कह रहा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड अगर कंपनी रिसीव कर रही है तो इसकी एंट्री होती है बैंक टू पीएनएल, डेबिट करते हैं बैंक में, क्रेडिट करते हैं पीएनएल में, पढ़े क्रेडिट टू पीएनएल यही ऑप्शन आपके पास जो सही है। 61 कैपिटल डिविडेंड, ये मैंने आपको बताया था, कैपिटल डिविडेंड का मतलब पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड ही होता है, ठीक है। कह रहा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो है ये रिसीव होता है आउट ऑफ कौन से प्रॉफिट्स, क्या ये प्री से मिलेगा, पोस्ट से मिलेगा, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। प्री एक्विजिशन डिविडेंड अपने पास जो है वो आपके पास कैपिटल डिविडेंड होगा, राइट। तो अपने पास ये किससे मिलेगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, ये आपके पास पार्ट जो सही होगा। रेवेन्यू डिविडेंड, रेवेन्यू डिविडेंड कौन सा होता है, पोस्ट एक्विजिशन, ये कहां से मिलेगा आपके पास, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। जो आपका इस बार का पेपर का क्वेश्चन है, एक वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं वो देख लें। देखें ये क्वेश्चन है, ये दिसंबर 22 का क्वेश्चन है बेटा। 1 अगस्त को ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इन्होंने परचेस करा है 8000 शेयर्स सब्सिडरी में 175 पर शेयर पे। बैलेंस शीट आपके पास जो दे रखी है 31 मार्च 3 की, उसमें बोल रखा है अपने पास की रिजर्व्स भी है, पिनल अकाउंट भी है, और इनकी शेयर कैपिटल भी दे रखी है। ध्यान रखना जो शेयर कैपिटल आपको दी है यहाँ पे, ये शेयर कैपिटल में शेयर 100 के हैं। हमारे हर क्वेश्चन में शेयर कितने के थे, 10। यहाँ 10 का शेयर नहीं है, यहाँ कितने का शेयर है, 100। मतलब 10 लाख डिवाइड बाय 100, तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है वो कितने हैं, 10,000। जिसमें से होल्डिंग ने परचेज कितने करे, 8, तो 8/10। इसका मतलब है होल्डिंग का शेयर कितना बन रहा है, 80%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कितना बन जाएगा, 20%। नीचे कह रहा है ओपनिंग बैलेंस पिनल अकाउंट का 160 है, जिसमें से डिविडेंड 1 लाख का पे हो गया सितंबर 2002 में। अब आपको चार्ट बना के चेक करना पड़ेगा कि ये डिविडेंड प्री है या फिर ये डिविडेंड अपने पास जो है पोस्ट एक्विजिशन है, आपको चेक करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ये 160 का जो डिविडेंड है, कहीं पर भी बताया नहीं कि डिविडेंड फाइनल है या इंटरिम, हम क्या मानेंगे, फाइनल। और क्योंकि ये फाइनल पिछले साल का होगा तो ये कौन सा डिविडेंड होगा, प्री एक्विजिशन। आपसे बोल रहा है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल दो और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो है वो निकालना है, ठीक है। एक बार मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं, इसको देख लीजिए। ये आपके दिसंबर 22 में क्वेश्चन ना आया हुआ है। देखिए एक चार्ट बना लेंगे बेटा, 1 अप्रैल 2 और 31 मार्च 3, जो फिगर से अपने पास वो पुट करें। रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस है वो अपने पास दिया हुआ है, बैलेंस अपने पास जो वो दिया हुआ है 4 लाख और 3 लाख, इसका मतलब कितना हो गया, 7 लाख। ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, ओपनिंग बैलेंस पढ़े। कह रहा है रिजर्व का तो ओपनिंग बैलेंस 4 लाख ही है, लेकिन जो पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है वो नीचे दिया हुआ है अपने पास 160। तो बोलो टोटल अपने पास कितना हो गया, 560। बेटा 560 से 7 लाख हो रहा है, बोलो साल भर में नेट प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 140। लेकिन डिविडेंड देने की वजह से ये प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हम डिविडेंड पेड को इसमें क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। डिविडेंड कितना पे करा है, 1 लाख का, तो बताओ जो टोटल प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 240। पढ़े डेट ऑफ एक्विजिशन जो वो क्या है, 1 अगस्त। 1 अगस्त डेट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब कहीं यहां आ रहा होगा, 1 अगस्त 2002 ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। इसका मतलब जो ये पीरियड है, इतना पीरियड ये किसमें काउंट होगा, प्री, और जो ये इतना पीरियड है ये किसमें काउंट हो रहा होगा, पोस्ट। और देखें जो डिविडेंड पे करा गया है, डिविडेंड पे करा गया है सितंबर में, सितंबर 2002 में फाइनल डिविडेंड हमने अज्यूम करा है, पे करा है, तो जाहिर सी बात है ये पिछले वाले साल का होगा। अगर ये पिछले वाले साल का होगा तो ये प्री इसका है, मतलब ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड बनना चाहिए, राइट। हिसाब लगाएंगे, प्री के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हो गए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बेटा एक तो इसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, 560। और ध्यान दो ये नेट प्रॉफिट जो 240 है ये इसमें बटेगा और ये किसमें बटेगा, इसमें। जरा बताना 1 अप्रैल से 1 अगस्त कितने महीने बन रहे हैं, काउंट करो।
1 अप्रैल से 1 अगस्त कितने महीने बन रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे, 4 महीने। ये कितने महीने होंगे? 8 महीने। तो 240 को 4 और 8 महीने में डिवाइड करो। 240 को 4:8 में, मतलब 1:2 में बांटना है। तो बढ़ के आ जाएगा अपने पास 80 और बढ़ के आ जाएगा अपने पास 160। 80,000 इसमें ऐड हो जाएगा प्रॉफिट। और क्योंकि डिविडेंड प्री एक्विजिशन का था तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस कर लो। माइनस डिविडेंड अपने पास कितना है? 1 लाख। तो टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएंगे, सॉल्व करना बेटा इसको, कितना आ रहा है? 540। 540 पोस्ट एक्विजिशन के अंदर आ जाएगा जो नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट आया 160, बस और कुछ नहीं, सिर्फ ये 160। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 540 160 को जोड़ेंगे तो ये 7 लाख ही बन रहा है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब हमारा प्री और पोस्ट एक्विजिशन जो वो सही है। उसने कहा था माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालो, तो इसके और बाइफर्केशन करेंगे। बाइफर्केशन करके आएगा एक होल्डिंग का शेयर। ऊपर आपने होल्डिंग का शेयर बेटा निकाला हुआ है, वो कितना परसेंट निकाला था? 80%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कितना निकाला हुआ है? 20%। तो ये भी 80% आएगा, ये भी 20% आएगा। इसको निकाल दो, 540 का 20% होता है 1,08,000। ये कितना आएगा? 80% निकालना, 432। इधर निकालो, 160 का 20% हो गया 32, 80% आएगा शायद 128। एक बार चेक करना बेटा, ये है। निकालेंगे गुडविल कैपिटल रिजर्व। याद करो कैसे निकालते थे बेटा, जितनी इन्वेस्टमेंट करी उसमें से माइनस करते थे शेयर कैपिटल, उसका 80%, और माइनस करते थे प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट्स, उनका भी 80%। इन्वेस्टमेंट्स आपके क्वेश्चन में दे रखी है, पढ़े। कह रहा है भाई 8,000 शेयर्स हैं, परचेज करे 175 पे, तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 8,000 शेयर परचेज करे 175 पे, करना भी जरा मल्टीप्लाई, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? 14,000, 14 लाख। माइनस करेंगे शेयर कैपिटल का 80%। बेटा शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख, 10 लाख का 80% यानी कि 8 लाख, और प्री एक्विजिशन का 80% ये निकल के आया 432। लो भाई जरा करना बेटा इसको सॉल्व, कितना आ रहा है? 8 4 12 और 32, 168 आ रहा है। कितना आ रहा है? 168 आ रहा है, 168। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आपका किसके अंदर काउंट हो जाएगा? गुडविल। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू बताएंगे बेटा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो कैसे आएगा? शेयर कैपिटल जो हमारा नहीं है 20%, प्री एक्विजिशन जो हमारा नहीं है वो भी 20%, पोस्ट एक्विजिशन जो हमारा नहीं है वो भी 20%। बेटा ये आ जाएगा अपने पास 2 लाख, ये हमने निकाला हुआ है 1,08,000, और ये हमने निकाला हुआ है 32,000। इसे प्लस करना, कितना आ रहा है? ये 140 और 2 340 शायद बन रहा है। ये 340 आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब 1 मार्क के लिए सॉल्व तो पूरा ही करना है, बस जब ये न्यू सिलेबस में आएगा तो ये 5 मार्क्स में है, अगर ये ओल्ड सिलेबस में आ रहा है तो ये 1 मार्क में है। ये रहा बेटा, ये 560 है, ये 7 लाख है, तो हमने नेट प्रॉफिट कितना कमाया होगा? 140। अब हमने डिविडेंड पे करा है 1 लाख, वो खुद ही उसने दे रखा है, निकाला नहीं है मैंने, ये खुद ही दे रखा है 1 लाख का डिविडेंड। अगर ये मैंने पे किया होगा तो नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए मैंने 1 लाख बढ़ा दिया, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 240। 240 को मैंने प्री में और पोस्ट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करा, तो यहां का आ गया 80, यहां का आ गया 160। यार ठीक है बेटा, सितंबर में डिविडेंड पे करा है, यहां पे डिविडेंड पे करा है, कुछ नहीं बोला तो फाइनल डिविडेंड होगा, और फाइनल डिविडेंड है तो इस साल का नहीं है, ये किस साल का होगा? पिछले साल का, और पिछले साल का तो कौन सा डिविडेंड हो गया? प्री एक्विजिशन। अब अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो प्री और पोस्ट के जब प्रॉफिट निकालेंगे तो प्री एक्विजिशन में से जाके माइनस कर देंगे। प्री वाले में ओपनिंग बैलेंस आएगा अपना, जो नेट प्रॉफिट 80 बटा था वो आएगा, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड 1 लाख का वो माइनस कर देंगे, तो ये 540 आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर नीचे इनको अपने पास आगे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनके बाद आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा, क्योंकि बेटा आखिरी में जैसे अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करते हैं, ऐसे डिविडेंड को भी तो एडजस्ट करेंगे। दिया तो है ना, तो प्रॉफिट्स तो आपके कम होंगे होंगे ना, बस वो अपोर्शन करने के टाइम पे हम उन प्रॉफिट्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, गुडविल अपने पास एक बार चेक कर लेते हैं कितना दिया हुआ है। हाँ 88 सही है वो। ये देखो, ये डिविडेंड बेटा प्री एक्विजिशन है, तो एंट्री क्या होती है? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, है ना। एक बात बता, हमने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा रखी है वो 14 लाख लगा रखी है, हमने इनकी वैल्यू में ना अपना जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला उसको एडजस्ट नहीं करा है, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 लाख का टोटल डिविडेंड है, मुझे पूरा तो मिला नहीं होगा, मुझे सिर्फ कितना परसेंट मिला होगा? 80%। अब निकाल, 14 लाख में से ये 80,000 माइनस कर दियो,
तो यहां से नीचे से भी 80,000 माइनस हो जाएंगे। अगर ये 168 से 80,000 चले जाएगा तो ये 88 आ जाएगा। ये सही आंसर है। ये चक्कर क्या है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड से मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो मैंने करी नहीं है, इसलिए आंसर आपको 168 दिख रहा है, बट रियलिटी में आंसर 88 और 340, यही आपका आंसर सही है। ये 88 340 देख लो, इसमें जोन सा आ रहा हो, ये 88 गुडविल ये रहा और 340 है, तो सी पार्ट आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये दिसंबर 22 का सवाल आया हुआ है, ये 1 मार्क में आया है वहां पे। अब ऑब्वियसली आपके पेपर में तो ऐसा खैर नहीं आएगा, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन आ गया तो वो आपके पास जो है लगभग लगभग आपका 5 मार्क के लिए बन सकता है, उसके हिसाब से करना है। बेटा एंट्री अपने पास होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। ये बेटा क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मुझे कम करनी पड़ेगी ना। हाँ, 8,000 रुपए मैंने 8,000 शेयर मैंने लिए थे 175 पे, तो 14 लाख रुपए मैंने लगाए थे, पर मुझे 80,000 का डिविडेंड मिल गया। मैंने कहा था रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है, तो रियलिटी में जो मैंने पैसा लगाया वो सिर्फ कितना लगाया, 13-20, इसलिए इन्वेस्टमेंट 13-20 लेके चलेंगे, ठीक है। अगर ये डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन होता, मान ले इन्वेस्टमेंट नहीं, यहां पे पीनल आ रहा होता, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट में से माइनस ना करके जो अपने कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस निकालता, उसमें ही डिविडेंड जाके ऐड कर देता। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बहुत रेयर केस में आएगा, हर बार डिविडेंड आपका प्री एक्विजिशन ही होगा। उसमें इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दे रखी थी, यहां बेटा बैलेंस शीट में नहीं दे रखी है, यहां पे इन्वेस्टमेंट ऊपर दे रखी है, इसका मतलब इसको एडजस्ट करना अभी भी बाकी है। जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें चेक करो, मेरे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट दे रखी थी। ये देख बेटा, ये पहले से दे रखी है, मतलब पहले से एडजस्टेड है। इनके क्वेश्चन में चेक कर कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, गायब है ही नहीं, ये अलग से दे रखी है, तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये भी बैलेंस शीट में होती मैं माइनस नहीं करता, पर अलग से दी है मतलब माइनस करना पड़ेगा। ये समझ में आया था बेटा, डिविडेंड प्री एक्विजिशन है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, इसका क्या बैलेंस होगा, डेबिट। इस एंट्री में ये क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा ना। मैंने 14 लाख रुपए लगाए थे, मुझे प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना मिला, 1 लाख का 80%, इसका मतलब मुझे 80,000 डिविडेंड मिला, तो 80,000 यहां से हट जाएंगे, इसका मतलब जो मैंने पैसा लगाया वो सिर्फ कितना लगाया, 13-32। अब इससे तो अपनी गुडविल सॉल्व कर कि 13-32 लगाए, माइनस करेंगे शेयर कैपिटल का 80% जो कि निकल के आया था अपने पास 8 लाख, माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन का 80% जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है 432। जब आप इसको सॉल्व करोगे 88,000 आपका जो है गुडविल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सर पिछले क्वेश्चन में ऐसे माइनस क्यों नहीं किया था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो ये इन्वेस्टमेंट थी, ये इन्वेस्टमेंट मुझे बैलेंस शीट के अंदर दी हुई थी, तो पहले से उसमें से माइनस था। अब ये बैलेंस शीट के बाहर दी हुई है, इसका मतलब अभी इसमें माइनस नहीं है, अभी इसमें माइनस करना पड़ेगा। ये परचेज प्राइस दिया है, खुद सोचो 8,000 शेयर परचेज करे 175 पे, मतलब अभी तक डिविडेंड एडजस्ट नहीं है, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 67 क्वेश्चन बेटा होमवर्क है, उसे होमवर्क में लिख लें। 67 67 ये आपका होमवर्क है। सेवेंटी वन 67 एंड 71 82 82 83 बस ये आपका होमवर्क है। कॉपीज के आखिरी में बेटा एक नोट लिख लें। बेटा इस चैप्टर के 2 टॉपिक इस बार के लिए गायब हो चुके हैं, एक अनरियलाइज प्रॉफिट और एक बोनस इशू। नए वाले स्टडी मेट के अंदर ये 2 टॉपिक गायब हो चुके हैं, मतलब ये पहले थे पर अब नहीं है। मैंने ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर दिया है, आप एग्जाम के लिए इसे कर जाना, आना तो नहीं है लेकिन कर जाना, गलती से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में ये 2 एडजस्टमेंट और है, एक अनरियलाइज प्रॉफिट एक बोनस इशू। शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको ये लिखवाया भी था, कुछ एडजस्टमेंट लिखवाई थी जिसमें मेरी 3 एडजस्टमेंट पेंडिंग थी, तो इनमें से एक ये 2 एडजस्टमेंट आपकी बची हुई है, ये आपने करना है। आपके असाइनमेंट में इसके भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन इसके हैं वो आप नहीं करो, वो छोड़ देना। ये वाले आप लोग अपना रिकॉर्डेड लेक्चर आपके टेलीग्राम पे आ जाएगा, इसको देख लीजिएगा, आना तो नहीं है बट फिर भी अपने पास आप कर जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आ जाए और आप ना कर पाए। कंसल्टेशन इसके साथ खत्म है, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है बेटा वो कर लीजिएगा। असाइनमेंट का ही है, देख बेटा चार्ट बना लेना। 31 मार्च 20 को ही परचेज करा है, ठीक है।
बेटा देख, जब ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिया ना तो उसको जीरो मान लेना, ठीक है। तो 6 और 12 ये अपने पास हो गया 18 लाख, पूरे साल का प्रॉफिट हो गया 18 लाख। बेटा हमने जो परचेज किया है वो परचेज भी यहाँ पे किया है साल के आखिरी में, तो ये पूरा पूरा प्री हो जाएगा। इसका मतलब है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हमारे बन रहे हैं 18 लाख के। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि आपके जो सन्ड्री एसेट हैं वो अंडर वैल्यूड है। ये इसकी हिंदी बना बेटा। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है कि हमें वैल्यू कम करनी है या ये कम है। ये कम है, तो कम है मतलब हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये एक अबनॉर्मल गेन है, ठीक है। जब आप इसको अपने पास बढ़ाओगे तो इससे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़कर आएगा। तो हमें पहले अबनॉर्मल गेन को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ये हम हटाएंगे अपने पास, ये है कितना, 2 लाख का। पहले प्लस कर दिया था, जो अपना अबनॉर्मल गेन है उसकी तरह पहले प्लस हुआ था, लेकिन नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के लिए तो हटाएंगे ना। बेटा अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है, आपने उसको बढ़ाया होगा, उससे नेट प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। तो नेट प्रॉफिट जब ज्यादा आया होगा तो अभी तो उसको एनालाइज करने के लिए हम कम करेंगे ना। फिर जब प्री और पोस्ट में जाके आप दिखाओगे तब वहां पे आप 2 लाख प्लस करोगे। जैसे अब नॉर्मल गेन से नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इस फिगर से भी नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी हम इसको कम करके दिखाएंगे, जब आप नीचे प्री पोस्ट में बांटोगे वहां पे जाके इसको ऐड करोगे। ये 16 लाख आ गया बेटा। अब ये 16 लाख पूरा पूरा अपने पास जो है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट का कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट 16 लाख, इसमें से जाके आप लोग जो है वो प्लस कर देंगे अब नॉर्मल गेन जो कि अपना 2 लाख का है, तो ये कितना हो जाएगा अपना पूरा 18 लाख। ये पहले भी 18 लाख ही आ रहा था ना, कितना था, हाँ 18 लाख था। यहाँ पे एडजस्ट करा तो नीचे जाके वो कैंसिल आउट हो गया, 18 लाख आ गया। अब इसके दो टुकड़े कर दो बेटा, एक प्री और एक अपने पास पोस्ट। ये रेशियो अपने पास होगी, निकालना पड़ेगा। 1.5/2 है, तो इसका मतलब 75% हो गया। तो बेटा ये 75% निकाल लो। ये प्री पोस्ट बोल रहा हूँ, होल्डिंग शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर, ये आ जाएगा 25%। जब आप निकालोगे 18 लाख का 25%, ये आ जाएगा 450, और ये शायद 1350। ये चेक करना, शायद अपने पास ये आएगा। अब उसने पूछा था हमारे से आंसर कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जो निकाल के दिखा दो। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बेटा होता है शेयर कैपिटल जो हमारा नहीं है, मतलब 25%। साथ में जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स है वो भी जो हमारा नहीं है, वो भी 25%। एंड जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है वो भी जो हमारा नहीं है। पोस्ट एक्विजिशन तो कुछ है ही नहीं, जीरो। प्री एक्विजिशन जो हमारा नहीं है वो हमने निकाला 450, और जो शेयर कैपिटल का 25% है वो यहां से ले लो। ये रहा 20 लाख, 20 लाख का 25% कितना आता है ये, 20 लाख का अपने पास 25, 5 लाख। तो ये फिगर आपकी जो अपने पास यहाँ पे आ जाएंगी, कितना बन रहा है, 950। कुछ है अपने पास, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपने पास जो है 950 ही आएगा भाई। आंसर क्या दिया हुआ है, 53, 53C। कुछ गड़बड़ करिए क्या। चीज अंडर वैल्यूड थी, हमने बढ़ाया होगा। बेटा अंडर वैल्यूड का मतलब ये नहीं होता कि अंडर वैल्यू करना, अंडर वैल्यू का मतलब है वो पहले से कम है, हमें बढ़ाना उसको। बेटा शायद ये गलत प्रिंट करा हुआ है, इन लोगों ने आंसर ना उसके हिसाब से करा है, इन्होंने ये प्लस करके करा हुआ है, बट ये होगा नहीं ऐसा। 51, उसमें ओवर वैल्यूड है क्या। हाँ रिवैल्यूड अपने पास जो अब बुक वैल्यू है ये ओवर वैल्यूड हो गया, मतलब बढ़ाना है इसको अपने पास। होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेट करती है ना, तो कंसोलिडेट करने वाली कंपनी एसेट लाइबिलिटी को बढ़ाती घटाती है। देख बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट समझना, यहाँ कह रहा है 25% अबव इट्स बुक वैल्यू जो है ये रीवैल्यू करना है। इसकी हिंदी है कि इसको बढ़ाना है। नीचे वाला जो अपने पास था यहाँ पे लिखा था अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, इसका मतलब ये 2 लाख से कम है, इसलिए हमें बढ़ाना है। एक चीज तो ये है कि मैं आपको खुद ही बोल रहा हूँ इंक्रीज करने के लिए, एक चीज ये है कि मैं इंक्रीज करने को नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कोई चीज की वैल्यू कम है तो आपने उसको इन्फ्लेट करना है, ठीक है। 41, उसका आंसर ठीक कर लेना, 950 कर लेना। बेटा ये अनरियलाइज प्रॉफिट का है, अनरियलाइज प्रॉफिट का है जो मैंने बताया ना अभी, इसका टॉपिक है ये जो मैंने लास्ट में भी लिखवाया है, ठीक है। 39, ये भी अनरियलाइज प्रॉफिट है। 31, 33, अच्छा ओनली 3।
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 162 है ये, 162 लगाया, माइनस करेंगे बेटा शेयर कैपिटल 150 का 75%, नहीं चल रहा, सुबह से बंद है। ये 112.5 आ रहा है, और बेटा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ले लो, कुछ बताया नहीं है तो बेटा ये सारे प्रॉफिट्स ही आपके प्री होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया कि हमने परचेज जो है वो कब करा है। तो जितने भी अपने पास ये हैं सारे प्री में आएंगे। 25, 35 और 10 का 75% निकाल लो, 70 का 75% निकाल लो, ये आ रहा है 52.5। अब बेटा सॉल्व कर दो इसको, 162 में से 165 गया तो 3 नेगेटिव आ रहा है बेटा, ये कैपिटल रिजर्व आएगा। अब ये 3 कैपिटल रिजर्व, अच्छा ये भी नहीं है, ये रहा, ये सी ऑप्शन आएगा। जब कुछ नहीं बोला जाता ना बेटा, तो जितने रिजर्व सरप्लस हैं ये सबके सब प्री होते हैं जब कुछ नहीं बोला जाता। कौन सा 9? 80% है, परचेज करा 1800 पे, बेटा 1800 लिखेंगे, शेयर कैपिटल 1500 का 80% करेंगे, ये आएगा 1200। और अब ये जो रिजर्व सरप्लस है ये दोबारा से अपने पास वो होगा, क्या बोलते हैं अपने पास, नहीं कुछ नहीं करेंगे, ये पोस्ट होगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल को परचेज करा है। अगर 1 अप्रैल को परचेज करा है, साल के पहले दिन परचेज करा है, तो ये सारे के सारे पोस्ट बन गए। ये पूरा साल है, यहां परचेज करा है, तो ये जितना भी तेरा प्रॉफिट होगा ये सारा तो पोस्ट में काउंट हो जाएगा ना। तो हम तो ये निकालने के लिए प्री वाले लेते हैं, प्री वाले कुछ है ही नहीं, जीरो। तो 1800 माइनस 1200 कर दे, सीधा 600 आंसर आ जाएगा। और 600 पॉजिटिव है, 600 गुडविल होगा। तूने इसको प्री मान के करा होगा, तभी तेरा आंसर नहीं आ रहा होगा। कितना दिया हुआ है? 440 गुडविल, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ शेयर कैपिटल कर दिया बेटा, 1500 का 80% 1200, ये तो कर ही दिया ना। उन्होंने इस प्रॉफिट्स को अपने पास जो है 1 अप्रैल को हमने परचेज किया, 31 मार्च 20 है, 1 अप्रैल को करा, ये 31 मार्च 20 है। नहीं बेटा ये पोस्ट प्रॉफिट्स होंगे, उसने प्री प्रॉफिट्स पे आंसर निकाला हुआ है, तुम लोगों ने प्री प्रॉफिट्स पे निकाला है तब भी 440 नहीं आ रहा है। 600 आंसर सही होगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल को उसने परचेज किया बेटा, बाद के सारे प्रॉफिट्स ना अपने पास ये पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, और बताओ कौन सा 20? ये बेटा अब नॉर्मल लॉस है, ये अब नॉर्मल गेन है। पहले एक चार्ट बनाना बेटा, 1 अगस्त पे परचेज किया है, तो 4 महीने और 8 महीने में बटेगा। ओपनिंग बैलेंस अपने पास जो है कोई दिए हैं, दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस अपने पास दिया 1.5 लाख। अब देखा आपने गड़बड़ क्या करी है, आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ये डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। तूने शायद ये गड़बड़ करी होगी जहां तक मुझे ख्याल है। अगर रिजर्व सरप्लस में हम जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस में, तो क्लोजिंग बैलेंस अपने पास है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख, तो 1.5 लाख से 2 लाख हो गया। बता साल भर का प्रॉफिट कितना हो गया? 50 नहीं, 3.5। 1.5 लाख लॉस है, तो ये 3.5 है। अब 3.5 को बांटेंगे 4 में और 8 में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर ये डेबिट बैलेंस दिया मतलब पिछले साल लॉस था, जैसे मैं कहूं -2 से मुझे 4 पे पहुंचना है, तो बेटा मैं 2 थोड़ी ना ऐड करूंगा, मैं कितने ऐड करूंगा 6, क्योंकि -2 में 6 ऐड करके ही 4 बन सकता है। सिमिलरली ये -1.5 लाख है, मुझे -1.5 लाख से 2 लाख पे पहुंचना है, तो प्रॉफिट साल भर का कितना हो जाएगा 3.5 लाख, वो बटेगा 4 और 8। और फिर वो इसको अब नॉर्मल लॉस मानोगे, इसको अब नॉर्मल गेन मानोगे। ठीक है, और कोई है भाई? चल इसको बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। अनरियलाइज प्रॉफिट्स की और बची हुई एडजस्टमेंट जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जरूर देख लेना, उनका आ सकता है, न्यू सिलेबस वालों का नहीं आएगा। अभी जो क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर 440 था, कौन सा था? क्वेश्चन 9।
600 ही आएगा, 600 ही आएगा। असाइनमेंट का है, मॉड्यूल का है?